सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बच्चों, अकाउंटिंग अजम्पशंस पहले से ही डिस्कस हो चुका है प्रीवियस वाली वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज 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 वो वीडियो जाके देख लें। मैं एक लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, अकाउंटिंग अजम्पशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस ऐसी अजम्पशन जो आपने दिमाग में रखनी है अकाउंटिंग करते हुए, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ के चल रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर सीरीज शुरू हो चुकी है एंड आई डोंट वांट कि आप एक भी चैप्टर मिस करें। बिल्कुल साथ साथ चलते रहिए और जैसे ही मेरी वीडियो देखी प्रॉपर अपनी बुक से रिवाइज करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आके चलता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फटाफट से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करके चलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसका मीनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होके चलता है कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो आपको अकाउंटिंग सॉल्व करते हुए फॉलो करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास आके चलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है बच्चों? ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमसे क्या क्या चलता है। मान लीजिए मिस्टर राम की फैक्ट्री है, मिस्टर राम की एक शॉप है। मान लीजिए ये है शॉप मिस्टर राम की और ये है मिस्टर राम, ठीक है। ये है हमारे मिस्टर राम, ठीक है। और ये क्या है? ये है मिस्टर राम की शॉप। शॉप और फैक्ट्री, ठीक है। और सॉरी, शॉप और मिस्टर राम। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रूल अकाउंटिंग का ये क्या क्या चलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है कि मैं अलग तुम अलग। दैट मीन्स मिस्टर राम की शॉप, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी शॉप बोल सकती है, बट इसको हम एज अ इमेजिनेशन में सोच के चलते हैं ताकि हमें प्रॉपरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। शॉप बोल रही है, शॉप बोल रही है मिस्टर राम को क्या? वो कह रही है मैं अलग तुम अलग। बहुत अजीब सा लग रहा है सुनने में कि मैं अलग तुम अलग। मैं अलग तुम अलग क्यों? तुम मेरे ऑनर हो, तुम्हारी ही शॉप है। बहुत अच्छी बात है। ये हर किसी आम आदमी की दिमाग में यही बात आएगी कि सर उसी की शॉप है। अलग अलग वाला क्या सिस्टम है? नहीं बच्चों, अकाउंटिंग हमेशा अलग अलग मान के चलती है इन दो चीज़ों को। दैट मीन्स जो राम का बिजनेस है वो एक अलग इंसान है और राम एक अलग इंसान है। इसका एग्जाम्पल लीजिए। क्या राम अपने जो पर्सनल खर्चे हैं, दैट मीन्स अपने चिल्ड्रन पे एक्सपेंस कर रहा है, क्या वो बिजनेस के एक्सपेंस में से उसे निकाल सकता है? क्या राम को जो पर्सनल इनकम आ रही है कि अपना ही कोई पर्सनल इनकम आ रही है, क्या वो बिजनेस की इनकम मान सकते हैं हम? नहीं। क्या जो शॉप के खर्चे हैं वो राम अपने प्राइवेट खर्चों से दे सकता है? नहीं। 100 बात की बात इसे ऐसे समझ के चलिए कि जो राम के प्राइवेट खर्चे हैं, अपने घर के खर्चे हैं, वो घर में ही रहने देंगे। उसकी बिजनेस में हम हिसाब किताब नहीं करेंगे। राम ने एक कार परचेज करी है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये क्या बिजनेस की बुक में आएंगे? नहीं आएंगे, वो राम के उसमें आएंगे। तभी बोल के चलते हैं शॉप बोल रही है मिस्टर राम को मैं अलग तुम अलग, मेरा हिसाब किताब अलग, तुम्हारा हिसाब किताब अलग। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलती है? बिजनेस इज ट्रीटेड, ये सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट। इन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट मेरे साथ लिख के चलेंगे बच्चे। द ऑनर ऑफ द बिजनेस, द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज distinct. The owner of the business is always considered as distinct and separate from the business, ठीक है। He owns, मतलब कि the owner of the business is always considered as separate from the business जिसका वो मालिक है। ऑलरेडी मैं आपको समझा के चल चुका हूं। और थर्ड पॉइंट हम समझेंगे personal expenses of owner are not, personal expenses of owner are not shown in books of company, okay।
पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर आर नॉट शोन इन बुक्स ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि शॉप कहती है मैं अलग तुम अलग, मेरा हिसाब किताब तुम अपने में न लिखो और अपने पर्सनल चीजें तुम मेरे में मत लेके आओ। समझ में आया कि नहीं आया? बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका मतलब आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोल के चलता है? सेकंड प्रिंसिपल हमारा कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसी ट्रांजैक्शंस और ऐसी इवेंट्स जो मनी की टर्म्स में हो, हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करके चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम वही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, इवेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से दोनों का मीनिंग बता के चला हुआ है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में क्या मैं लिख के चल सकता हूं? all transactions and events, all transactions and events which can be expressed in terms of money should be recorded। बट तो इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि मैंने 1000 kg कुछ परचेज करा, मतलब कि मैंने 1000 kg मटेरियल परचेज करा, क्या आप उसको लिख के चल सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मैंने 1000 kg मटेरियल परचेज करा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपीज है, क्या उसको लिख सकते हैं अकाउंट्स में? हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। यही पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का? यस सर। अब हम आते हैं थर्ड पे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब नाम से ही किसी को पता लग गया होगा अकाउंटिंग पीरियड। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या डिस्कस करवाया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करवाया था कि हम हिसाब किताब 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं। हम हिसाब किताब नॉर्मल केसेस में 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं। हम सबके लिए साल शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है? एक नॉर्मल आदमी बोल के चलेगा सर मेरे लिए साल शुरू होता है 1 जनवरी को और मेरे लिए सर साल ख़त्म होके चलता है 31 दिसंबर को। बट बच्चों अकाउंटिंग ये बोल के चलता है, आपने सुना भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर बिगिंस, सुना है ना ये वर्ड? इसका मतलब होके चलता है अकाउंटिंग में साल पता है कब शुरू होके चलता है? जब हम अपने नए नए प्यारे प्यारे रजिस्टर्स खोल के शुरू करते हैं अपना हिसाब किताब मेंटेन करना। अकाउंटिंग में साल शुरू होके चलता है 1 अप्रैल को और अगले साल के 1 साल बाद कब खत्म होगा? 31 मार्च को। दैट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोल के चलता है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं 1 साल के लिए और आपको साल अपना शुरू करके चलना है 1 अप्रैल को। हिसाब किताब आपको मेंटेन करना शुरू करना है 1 अप्रैल को और हिसाब किताब की जो किताब है वो बंद हो जाएगी 31 मार्च को। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जैसे कि आपको ये प्रिंसिपल नाम से ही पता लग रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे को बिजनेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो एक बंदे को पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था ना इंटरेस्टेड पार्टीज जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने में बहुत इच्छुक होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की, वो सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में आनी चाहिए। आप कहेंगे सर हिसाब किताब और जितना भी आपने बताया था समराइजिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। बट बच्चों कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो हम अकाउंटिंग में शो नहीं कर पाते, जो हम लिख नहीं पाते हिसाब किताब की किताब में। तो वो कहता है उसको तो आपने शो करना ही है जो सी आप अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर उससे भी इंपॉर्टेंट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग में नहीं लिख पा रहे, उसके लिए आप नोट्स बना लो। हम कहते हैं ना इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, उसको हम अकाउंटिंग की भाषा में बोल के चलते हैं फुट नोट्स बना लो। फुट नोट्स मतलब सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। लास्ट में, अभी इसमें इतना पढ़ो मत, इस शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं, बैलेंस शीट। लास्ट में ना हमारी अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स बना लो। उस फुट नोट्स में क्या लिखो? ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऊपर हम नहीं दे पाए बट इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से फुट नोट्स में लिख लो। सो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये बोल के चलता है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है ऑल इंफॉर्मेशन विच is important
फॉर बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पता ही होनी चाहिए, उसको डिस्क्लोज करो। हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोल के चलता है। एनी इंफॉर्मेशन जो हम अकाउंटिंग में डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, दैट इंफॉर्मेशन कौन सी भला, विच इज नॉट शोन इन बुक्स, जो हम अपनी बुक्स में शो नहीं कर पा रहे हैं, that should be shown in footnotes। उसको एक तरह से नोट्स की तरह फुट नोट्स में शो करके चलो, विच आर मेड आफ्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बन जाती है ना, अभी इसमें नहीं पढ़ना इस शब्द में कि सर बैलेंस शीट तो आपने पढ़ा ही नहीं है, मैं मान रहा हूं आपको, मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है बैलेंस शीट। शुड बी शोन इन फुट नोट्स विच आर मेड आफ्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के बाद एक फुट नोट्स बनते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख के चलेंगे। बीएस को बैलेंस शीट बोलते हैं, और ये मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, ठीक है। अब आके चलता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है ना, फिफ्थ पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी है ना, ये इस पॉइंट का एक्सेप्शन है। ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है ना हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। ये पॉइंट पता है क्या कहता है? कहता है इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करो, बहुत अच्छी बात है, आप सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, बट जो इंफॉर्मेशन इममटीरियल है ना, वो मत डिस्क्लोज करो। इममटीरियल मतलब, मटीरियल का मतलब होके चलता है इंपॉर्टेंट, और इममटीरियल का मतलब क्या होके चलता है? इममटीरियल का मतलब होके चलता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी ये बोल के चलता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो जो इंपॉर्टेंट हो। वेरी गुड, वो हमने पढ़ लिया पिछले प्रिंसिपल में। बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उसको डिस्क्लोज मत करो। क्यों? क्योंकि यार अगर आप डिस्क्लोज करते रहोगे तो आपका हिसाब किताब तो बढ़ेगा ही, बाकी जो आपके नोट्स हैं वो बनते जाएंगे, आपकी जो बुक होगी ना वो इतनी बड़ी हो जाएगी, फालतू में बर्डन पड़ जाएगा आपकी बुक पे। तो सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो करनी है, डिस्क्लोज करनी है। जो बेकार की इंफॉर्मेशन है, जो आपको लगता है ये इंफॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, वो मत इंफॉर्म करो। सो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी क्या बोल के चलता है? फर्स्ट तो यही है, इट इज एन एक्सेप्शन, एक तरह से एक्सेप्शन है किसकी? ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे, है ना, इसकी एक तरह से एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये क्या बोलता है? नो नीड टू डिस्क्लोज इनसिग्निफिकेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नो नीड टू डिस्क्लोज इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नो नीड टू डिस्क्लोज इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ये हम क्यों कर रहे हैं? टू अवॉइड बर्डन, ताकि बर्डन ना पड़े, ताकि बनते बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। टू अवॉइड बर्डन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया है इसका मीनिंग? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होके चलता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। बहुत से बच्चों को जानते हैं जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, उनको पता है मैं एक वर्ड यूज करता था, प्रूडेंट होके जवाब दो। प्रूडेंट होके जवाब का मतलब होके चलता है कि एक आम आदमी जब समझदारी से बात करता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट, उसको हम बोलते हैं समझदारी वाला आदमी। एक आम आदमी जब समझदारी से बात करता है उसको हम कहते हैं प्रूडेंट। और कंजर्वेटिज्म का भी मतलब होके चलता है समझदारी से एक डिसीजन लिया हुआ, कि बिल्कुल कंजर्वेटिज्म से बात करो, दैट मीन्स समझदारी से बात करो, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बात करो। हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा, अपने आप से भी सुना होगा, जो आगे आने वाला खतरा है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ।
दैट मीन्स अगर मैं बिजनेस की भाषा में इसको आपको बिजनेस की लैंग्वेज में इफ आई कन्वर्ट इट, व्हाट आई विल से इज कि if there are any losses that is coming in your near future, be prepared for that. मतलब कि अगर नियर फ्यूचर में आपको खर्चा नजर आ रहा है, आपको लॉसेस नजर आ रहे हैं, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं ना, आगे हमें खतरा नजर आ रहा है, मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस। गेन्स की बात नहीं हो रही है, जो मुझे आगे फायदा नजर आ रहा है उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊं, हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। जो आगे मुझे खतरा नजर आ रहा है, मुझे खर्चा नजर आ रहा है, मुझे लॉस नजर आ रहा है, मैं उसके लिए आगे से ही प्रिपेयर रहूंगा। तो ये बात प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस बोल के चलता है कि जो चीजें मुझे आगे खर्चा या फिर आगे लॉस नजर आ रहा है उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। एंटीसिपेटेड मतलब मेरे को आगे नजर आ रहा है। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। जो मुझे आगे खर्चा नजर आ रहा है, जो मुझे आगे लॉस नजर आ रहा है, मुझे पता है आगे वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, उसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होऊंगा। दैट मीन्स उसकी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करके चलूंगा कि मुझे आगे लॉस नजर आ रहा है। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी recorded in the books of accounts। समझ आया पॉइंट? हाँ। all anticipated gains should be ignored। मुझे आगे फायदा नजर आ रहा है तो मैं ये थोड़ा, वो तो आएगा जब आएगा देखी जाएगी, बट पहले खर्चे से तो निपटो। तो जितने भी एंटीसिपेटेड गेन्स होते हैं उसको इग्नोर कर दो, उसकी नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं हम बुक में। ये प्रिंसिपल समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, यस और नो? हाँ सर, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। थोड़े से प्रिंसिपल और रह गए हैं बच्चों, और आई बिलीव कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है। सो सेवेंथ हमारे पास प्रिंसिपल आता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ये बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से पहले से ही, और मैंने अजम्पशन के टाइम में भी आपको बताया था हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होके चलता है कि अगर आपने कोई भी एसेट लिया है उसको उसी प्राइस पे आप शो करके चलेंगे। उसका प्राइस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हर साल चेंज होता है, वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद करो अजम्पशन में क्या बताया था, कौन सी वाली अजम्पशन? ये वाली अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि हमारा बिजनेस चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है सर कि मैं अपने एसेट को हिस्ट्री वाली कॉस्ट पे ही शो करके चलता हूँ। क्योंकि बच्चों मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद अपनी उन प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, करंट में उसकी कीमत क्या चल रही है, तभी निकालते हैं वो जब आपको वो चीज़ बेचनी हो। बट मुझे अपना बिजनेस नहीं बेचना है, क्योंकि हमारे शुद्ध देसी कॉमर्स वाले सर ने बोला हुआ है कि जब भी अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे तो उसमें एक अजम्पशन लेके चलनी है। कौन सी? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि हमारा जो कंसर्न है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सालों साल तक चलती रहेगी, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू निकालने की। तो यही प्रिंसिपल हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला यही बोल के चलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने जो एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, उनकी करंट मार्केट वैल्यू लिखने की। जिस पे परचेज किया था उसी पे लिखते रहो, ठीक है, कोई चेंज नहीं करनी। सो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल assets should be shown on the price at which it was purchased। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। अब आगे हम पढ़ के चलते हैं 8th वाले पॉइंट में, जो होके चलता है मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। बच्चों प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सर प्रॉफिट हम निकालते हैं कि सर जितने का हमने सेल किया, मतलब जितने का हमें आया है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब ऐसा पैसा जो हमें सेल करके आया है, और सर इसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देते थे तो सर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सर मुझे एक रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है कि मुझे कितना रेवेन्यू है, और सर मुझे एक कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है। मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पता है क्या बोलता है
कहता है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू तो शो कर रहे हो, मतलब जो मुझे पैसा आ रहा है वो तो शो कर रहे हो कि मुझे इतना रेवेन्यू हुआ है सेल करके, ठीक है, बट आप वो चीज शो, क्या आपको वो चीज भी शो करनी है जिससे वो आपको रेवेन्यू हुआ है? नहीं समझ में आया? थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है? एग्जाम्पल समझो, आपने सेल करा टी शर्ट, आपने सेल करा टी शर्ट 40,000 रुपए का, ठीक है, ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे, यस सर, बट ये 40,000 का जो मुझे पैसा आया है सेल करके, ये क्यों आया है? क्योंकि मैंने खर्चा करा है, किस बात पे? रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, उस टी शर्ट बनाने के लिए मैंने कॉटन परचेज करी है, खर्चा किया, तभी मैंने वो टी शर्ट, उस कॉटन से टी शर्ट बनाई है और टी शर्ट सेल करी है और मुझे 40,000 रुपया आया है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है कि अगर आपको पैसा आ रहा है तो वो पैसा कितना खर्चा करने के बाद आ रहा है, आपको वो भी शो करके चलना है। दैट मींस आपने रेवेन्यू शो करा तो उस रेवेन्यू को, जो टी शर्ट से रेवेन्यू आया है, वो रेवेन्यू आपके पास आने के लिए जो आपने खर्चा करा है, जो आपने कॉटन ली है, वो भी आपको खर्चा शो करके बुक्स में चलना पड़ेगा। रेवेन्यू के साथ कॉस्ट भी शो करो उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इफ रेवेन्यू इज शोन इन द बुक्स, अगर आप अपनी हिसाब किताब की किताब में रेवेन्यू शो करके चल रहे हैं, देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर दैट रेवेन्यू मस्ट ऑल्सो बी शोन। अगर रेवेन्यू हो रहे हैं तो जो रेवेन्यू करने के लिए जो आपने खर्चा किया है उसको भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करके चलना है। ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया। और लास्ट में हमारा प्रिंसिपल आके चलता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस करके चले गए हैं। हम क्या डिस्कस करके चल पड़े हैं कि हर ट्रांजैक्शन दो खातों को, दो चीज़ों को इफेक्ट करती है। वो ही ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोल के चलता है। ये प्रिंसिपल ये बोल के चलता है कि हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन दो चीज़ों को इफेक्ट करके चलती है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। राम ने कार परचेज करी बिजनेस के लिए फॉर ₹4 लाख कैश पे। राम ने कैश पे एक कार परचेज करी बिजनेस यूज के लिए 4 लाख रुपए की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही थी? एक तो कार आई है हमारे पास, वो इफेक्ट हो रहा था, और हमारे पास से कैश चला गया, ये दो चीज़ें इफेक्ट हमारी हो रही थी। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको ये बोल के चलूँ कि कार इफेक्ट हो रही है और हमारी क्या चीज़ इफेक्ट होकर चल रही है? हमारी कैश इफेक्ट हो रही है। दैट मीन्स हमारे दोनों एसेट्स इफेक्ट हो रहे हैं, दो चीज़ें इफेक्ट होके चल रही है, ठीक है। सो इसमें मैं क्या बोल के चलूंगा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में? ये आपको मैं बोल सकता हूं कि इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ड्यूल का मतलब समझते हो ना, ड्यूल का मतलब दो। इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन दैट इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन 2 अकाउंट्स, मतलब कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होके चल रही है उसका दो खातों पे, दो अकाउंट्स पे इफेक्ट होके चलेगा ही चलेगा। बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? सच सच बताना, मैंने सिंपल तरीके से आपको प्रिंसिपल्स आपके माइंड पे बिठा दिए कि नहीं बिठा दिए? बिठा दिए। बच्चों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपने मेरा लेक्चर देखने के बाद अपनी जो आपकी रिस्पेक्टिव बुक्स हैं, जोन सी बुक से भी आप पढ़ रहे हो, उसकी अब रीडिंग लेनी है। मेरा लेक्चर देखने के बाद दिमाग में पॉइंट्स बिठा लिए, अब उसकी रीडिंग लो। और मेरे को पूरा बिलीव है अब आपको इतने अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ भी बुक में भी प्रॉब्लम आती है ना आपको, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये वाली बुक में लाइन लिखी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको फटाफट से रिप्लाई देके चलूंगा उस बात को। एंड बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक करके चलिए, शेयर करके चलिए, सब्सक्राइब करके चलिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसके लिए हमारा अकाउंटिंग जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूं, आपको इजी वे में लगेंगे। सो बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।